आप लोग देखते होंगे कि हर शाम 6 बजे आपका एक मॉक टेस्ट आता है और इसमें जो क्वेश्चन शामिल किए जाते हैं वो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। और इन क्वेश्चंस का पैटर्न सिविल सर्विस और आपकी स्टेट पीसीएस प्रीलिम्स में जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ना, वैसा ही रखा जाता है। तो ये आपके एग्जाम के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्लासें हो सकती हैं और छोटी छोटी क्लासें रहती हैं। और जीके जीएस से अगर आपके एग्जाम में भी क्वेश्चंस आते हैं, आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण एक क्लास रहेगी। और अभी तक आप लोगों ने देखा है कि हम लोग 10 टेस्ट आपके ख़त्म कर चुके हैं। ये आपका 11वां टेस्ट है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर डाल दी गई है, वहाँ से आप लोगों को डाउनलोड करना है, उसके आंसर देने की कोशिश करना है और फिर आप लोगों को इस क्लास को देखना है और आप लोगों को मिलान करना है कि कितने क्वेश्चंस के आंसर आप लोग सही दे पाए, कौन कौन से गलत हो गए थे। आप लोगों को मुझे स्कोर अपना बताना है और जितने अधिक से अधिक मॉक टेस्ट हो सके आप लोग लगाते रहिए, क्योंकि यही आपका स्कोर बढ़ाएंगी और आपकी तैयारी की जांच भी कराएंगी कि आप लोगों की तैयारी कहां पहुंची है। तो चलिए इसका हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन? निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और आप लोग देखिए कि एक कथन नीचे जो लाइन रहती है ना, इसे बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ा करिएगा, क्योंकि इस लाइन की वजह से कई बार आते हुए भी क्वेश्चंस का आंसर हम लोग गलत कर बैठते हैं। यहां अगर आप देखिए सही पूछा है, अभी क्या पूछा है? सही कथन बताना है। लेकिन आप देखते हैं कि अगर दे देता कि सही नहीं है, तो इसका आप देखते हैं क्या बदल जाता? आंसर बदल जाता। और जब OMR सीट में आप लोग भरा करिएगा ना गोला और भी जानकारी, तो बड़े ध्यानपूर्वक भरा करिएगा, क्योंकि वहां भी आप देखेंगे कि एक बार अगर आप लोग गलती कर बैठते हैं तो सुधार करने की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। तो पहले ही पूरा ध्यानपूर्वक और सावधानी से भरा करिएगा। इसमें आपको 3 कथन दिए गए हैं और इसमें से सही कथन आपको चुनना है। पहला कथन आपसे कह रहा है कि ध्रुवीय भंवर पवनों का पैटर्न है और एवं प्रत्येक वर्ष ध्रुवों के चारों ओर प्रवाहित होती है। दूसरा कह रहा है कि ध्रुवीय भंवर समताप मंडलीय बादलों के निर्माण में सहायक है। तीसरा कह रहा है ध्रुवीय भंवर समताप मंडलीय बादल ओजोन विघटन हेतु जिम्मेदार नहीं है। क्या जिम्मेदार नहीं है? इसमें तो आप लोगों को तीनों में से सही कथन चुनना है। तो पहला कथन ठीक कह रहा है, ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल क्लोरीन यौगिक के भंडार को स्वयं में समेटे रहते हैं और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इन क्लोरीन यौगिकों से क्लोरीन मुक्त होकर ओजोन का क्षरण करती हैं, इसलिए ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल ओजोन विघटन हेतु जिम्मेदार होते हैं। इसमें दूसरा भी ठीक था, लेकिन आप देखेंगे तीसरा बिल्कुल गलत था। तीसरा क्या था? बिल्कुल गलत था। तो इसमें आप देखेंगे पहला ठीक है, दूसरा ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन ही होगा। केवल 1 और 2 कथन ठीक है। ए में ही देख रहे हैं ना 1 2 केवल, तो ए ऑप्शन आप लोग लगा दोगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आप लोग देखेंगे कि क्या पूछ रहा है, ध्रुवीय समताप मंडलीय मेघ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। और आप देखेंगे 3 कथन दिए गए हैं और इन तीनों कथनों में से आपको सही कथन चुनना है। क्या? राइट कथन चुनना है। पहला आपसे क्या कह रहा है? ये कह रहा है ध्रुवीय समताप मंडलीय मेघों की अवस्थिति अवस्थिति पृथ्वी के समताप मंडलीय में निम्न तुंगता पर होती है। दूसरा कह रहे हैं कि ध्रुवीय समताप मंडलीय मेघों को निक्री आस बादल के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा कह रहे हैं कि समताप मंडल में सामान्यतः अधिक शुष्कता पाए जाने के कारण बादलों का निर्माण नहीं होता है। बताइए, ध्रुवीय समतापीय मेघों की अवस्थिति पृथ्वी के समताप मंडल में उच्च तुंगता पर होती है, और इसलिए आप देखेंगे पहला कथन क्या है? बिल्कुल गलत है। क्या है? बिल्कुल गलत है। सामान्यतः समताप मंडल में अत्यधिक शुष्कता पर पाए जाने के कारण यहाँ पर बादलों का निर्माण नहीं होता, लेकिन शीत ऋतु के समय इस ऊंचाई पर समताप मंडल का तापमान इतना कम हो जाता है कि बादलों का निर्माण भी संभव हो जाता है। दूसरा भी ठीक है और तीसरा भी इसमें बिल्कुल ठीक रहेगा आपका। तो इसमें आप लोगों ने क्या लगाया था? इसमें आप लोगों ने लगाया होगा सी ऑप्शन। 2 और 3 कथन बिल्कुल सही है, इसमें पहला गलत था। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, अंटार्कटिका के ऊपर सर्वाधिक ओजोन क्षरण के कारण है। कौन से कारण है? एक बार आप लोग देख लीजिए, ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, एशिया में आप देखिए ये हमारा प्यारा भारत है। यहां से अगर आप लोग जाए ना नीचे, तो यहां आप लोगों को अंटार्कटिका देखने को मिलेगा। देखिए ये है अंटार्कटिका, ठीक है।
तो इसी की बात हो रही है। ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल, ध्रुवीय भंवर। सी कह रहा है कि ए बी दोनों, डी कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसमें क्या लगा दोगे आप लोग? इसमें आप देखेंगे पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन होगा। एक और दो दोनों कथन ठीक है। अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन क्षरण के 3 प्रमुख कारण हैं: ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल, ध्रुवीय भंवर, सक्रिय क्लोरीन का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, यानी कि सी ऑप्शन इसमें ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहा है कि वायुमंडलीय ओजोन मापन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि वायुमंडलीय ओजोन मापन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या करिए? विचार करना है आप लोगों को। और इसमें आप देखेंगे कितने 4 कथन दिए गए हैं, और उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब आप देखिए यहां गलत पूछ रहा है, चारों में से आप लोगों को गलत चुनना है। तो इसमें पहला क्या कह रहा है? पहला आपसे कह रहा है कि वायुमंडलीय ओजोन का मापन डॉप्सन स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा किया जाता है। दूसरा कह रहा है कि वायुमंडलीय ओजोन की माप डॉप्सन यूनिट में व्यक्त की जाती है। तीसरा कह रहा है कि वायुमंडल में ओजोन का औसत सांद्रण करीब 450 डॉप्सन यूनिट है। 4 कह रहा है कोई क्षेत्र जहां का सांद्रण 320 डॉप्सन यूनिट से नीचे गिर जाता है वह ओजोन छिद्र का भाग माना जाता है। ओजोन छिद्र का भाग माना जाता है। बताइए वायुमंडल में ओजोन का औसत सांद्रण करीब 300 डॉप्सन यूनिट है, और कोई ओजोन क्षेत्र जहां का सांद्रण 220 डॉप्सन यूनिट से नीचे गिर जाता है वह ओजोन छिद्र का भाग माना जाता है। तो आप देखेंगे कि इसमें पहला ठीक है, दूसरा ठीक है, तीसरा गलत है, और 4 भी गलत है। और इसमें पूछा है कि सही नहीं है, गलत ही पूछा है। तो आप लोग क्या लगा दोगे? क्या लगाओगे? 3 4 गलत है ना, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। इसमें केवल 3 और 4 सही नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या लगा दिया? सी ऑप्शन आप लोगों ने बिल्कुल सही लगाया। और जब उत्तर पुस्तिका में OMR सीट में आप लोगों ने गोला भरा होगा तो सी भरेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित पदार्थों में कौन सा पदार्थ ओजोन विघटनकारी है? बताइए। तो CH3Br मिथाइल ब्रोमाइड, NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड, CCI4 ये आप देखिए कार्बन टेट्रा क्लोराइड, और उपयुक्त सभी। तो ये सभी है, बिल्कुल तीनों हैं आपके, यानी कि आप लोगों का डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा इसमें। ओजोन विघटनकारी पदार्थों की सूची में आप देखें क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलोन, हाइड्रोब्रोमोफ्लोरोकार्बन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मेथाइल क्लोरोफॉर्म, मेथाइल ब्रोमाइड, ब्रोमोक्लोरीन, मेथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सब आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है? एक कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और 3 कथन आपके सामने दिए गए हैं, और नीचे आपसे पूछ रहा है कि इन तीनों में से उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि इसमें भी आपसे पूछ रहा है कि गलत आप लोग बताइए। इसमें क्या कर रहा है? गलत कथन आपको चुनना है। हाइड्रोब्रोमोक्लोरो माफ करिए हाइड्रोब्रोमोफ्लोरोकार्बन, इसे आप लोग HBFC में ओजोन विघटनकारी क्षमता नहीं होती है। दूसरा कह रहा है कि फ्लोरीनेटेड गैसों द्वारा ओजोन का विघटन अत्यंत कम होता है, और साथ ही इन गैसों की तापन क्षमता भी अन्य ग्रीन हाउस गैसों की अपेक्षा अत्यंत कम होती है। तीसरा कह रहा है मिथाइल क्लोरोफॉर्म 1986 से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत विकसित देशों में प्रतिबंधित है। क्या है? प्रतिबंधित है। तो इसमें आप लोग देखेंगे, क्या देखेंगे? पहला गलत है, दूसरा भी गलत है, तीसरा भी तो ठीक है। इसमें आप देखिए ब्रोमीन धारण करने वाले यौगिक हेलोन एवं HBFC अर्थात हाइड्रोब्रोमोफ्लोरोकार्बन कहलाते हैं, और हाइड्रोब्रोमोफ्लोरोकार्बन में ओजोन विघटनकारी क्षमता होती है। ब्रोमीन परमाणु क्लोरीन परमाणु की तुलना में 100 गुना ज्यादा ओजोन अणुओं को नष्ट करता है, इसलिए आप देखिए पहला गलत था। फ्लोरीनेटेड गैसों द्वारा ओजोन का विघटन अत्यंत कम होता है, परंतु इनकी वैश्विक तापन क्षमता अन्य ग्रीन हाउस गैसों की अपेक्षा काफी उच्च होती है। फ्लोरीनेटेड गैस मुख्यतः 3 प्रकार की होती है: HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, और आप देखिए PFC पर फ्लोरोकार्बन, और SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा।
और HFC के दीर्घ वायुमंडलीय जीवन एवं उच्च वैश्विक तापन क्षमता होने के कारण अब इसे हटाने की बात विभिन्न सम्मेलनों में हो भी रही है। ठीक है। मेथाइल क्लोरोफॉर्म 1986 से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत विकसित देशों में प्रतिबंधित भी है। तो तीसरा इसमें ठीक रहेगा, लेकिन सही नहीं है पूछा है, तो केवल 1 और 2 सही नहीं है, यानी कि ए ऑप्शन ही बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसमें क्या लगा दोगे? ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन HCFC के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, यानी कि इन तीनों में से सही कथन आपको चुनना है। क्या करना है? सही कथन आपको चुनना है। HCFC CFC से कम ओजोन विघटनकारी है। HCFC का ओजोन क्षरण में योगदान है, किंतु ग्लोबल वार्मिंग में इनका योगदान नहीं है। यह आप देख रहे हैं, पूछ रहा है कि 6वें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, माफ करिए 26वें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सम्मेलन में HFC को नियंत्रित करने हेतु सहमति बनी है। ये आप देखिए कभी कभी क्या होता है, मिसप्रिंट हो जाता है। यहां आप देखिए 26वां है, क्या है 26वां है। तो आप देखेंगे कि HCFC का ओजोन क्षरण एवं वैश्विक तापन दोनों में योगदान है, इसलिए आप देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत वैश्विक नियमों के एक भाग के रूप में इन्हें धीरे धीरे उपयोग से हटा दिया गया है। और आप देखेंगे कि इसमें पहला तो ठीक है, दूसरा लेकिन गलत है। और 2015 में दुबई में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का 27वां सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें आप देखिए HFC के उत्सर्जन पर पूर्णता रोकथाम हेतु 197 राष्ट्र सहमत हुए और इससे जलवायु परिवर्तन में कमी लाई जा सकेगी। तो इसलिए आप देखेंगे कि तीसरा भी गलत है। तो इसमें आप देखिए पहला ठीक है, यानी कि केवल एक कथन सही होगा। तो इसमें आप लोगों ने ए ऑप्शन लगा दिया होगा। अगला कथन है हमारे सामने, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और मैं आप लोगों से बार बार कहता हूं कि NCERT आप लोग पढ़ लीजिए। अगर आप लोगों ने NCERT पढ़ी होंगी तो इनके सबके आंसर आप लोगों को आसानी से देने में कोई परेशानी नहीं होगी। ये आप देखिए इसमें 4 कथन दिए गए हैं और उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि गलत कथन पूछ रहा है आपसे। चलिए तो पहला देखते हैं कथन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन सर्वाधिक क्षमता वाला एवं सबसे प्रमुख ओजोन विघटनकारी पदार्थ है। CFC का उपयोग रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर आदि में पेड़ोदक के रूप में होता है। तीसरा कह रहा है इसका व्यापारिक नाम फियोन है। और 4 कह रहा है CFC के साथ हेलोन, HCFC, CH3Br, NOx आदि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल द्वारा नियंत्रित किए जा रहे हैं। तो आप देखेंगे कि सही नहीं है, तो पहला सही है इसमें, दूसरा गलत है, तीसरा सही है और 4 भी सही है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मुख्य उपयोग आप देखिए CFC का उपयोग रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर में फिसीतक के रूप में होता है। पेड़ोदक के रूप में एरोसॉल स्प्रे, फॉर्मिंग एजेंट के रूप में प्लास्टिक निर्माण में होता है। मशीन तथा धात्विक वस्तुओं की सप्लाई करने वाले विलायक के रूप में और आग बुझाने वाले कारक के रूप में। तो इसमें आप देखेंगे 1, 3, 4 सही है, 2 गलत है, लेकिन गलत ही पूछा है तो आप लोग क्या लगाओगे? सी ऑप्शन लगा दोगे। केवल 2 गलत है, बाकी सभी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि गलत है पूछ रहा है आपसे। ओजोन का निर्माण सौर प्रकाश की अवरक्त किरणों के ऑक्सीजन अणुओं की अभिक्रिया से होता है। दूसरा कह रहा है कि परावैंगनी सौर विकिरण और ओजोन की अभिक्रिया द्वारा ओजोन का प्राकृतिक विघटन होता है। पहला ठीक है, लेकिन आप देखते हैं कि दूसरा इसमें, माफ करिए, ओजोन का निर्माण और सौर प्रकाश की अवरक्त किरणों की ऑक्सीजन अणुओं की अभिक्रिया से होता है। ओजोन का निर्माण सौर प्रकाश की परावैंगनी, अवरक्त किरणों नहीं, परावैंगनी किरणों के साथ ऑक्सीजन अणुओं की अभिक्रिया से होता है। पहला बिल्कुल गलत रहेगा। परावैंगनी सौर विकिरण और ओजोन की अभिक्रिया द्वारा ओजोन का प्राकृतिक विघटन होता है। इस प्रक्रिया में ओजोन का ऑक्सीजन और एकल ऑक्सीजन में विलगाव होता है। तो इसमें आप देखिए दूसरा ठीक है, पहला गलत है। तो इसमें आप देखेंगे क्या लगाओगे? इसमें गलत पूछ रहा है ना, तो ए ही लगा दोगे, क्योंकि केवल एक ही गलत है इसमें। ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा इसमें। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
ओजोन परत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके? ओजोन परत के ओजोन परत के संदर्भ में दो कथन दिए गए, दोनों में से उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इन दोनों में से आपको सही पूछ रहा है। तो पहला कह रहा है कि ओजोन परत आवरण का क्षरण अभी सिर्फ उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव के ऊपर हो रहा है। दूसरा कह रहा है कि ओजोन परत का क्षरण ओजोन गैस की वायुमंडलीय गैसों से रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप ऑक्सीजन में बदलने से होता है। बताइए इसमें क्या लगाओगे? ओजोन परत का क्षरण ना सिर्फ उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव के ऊपर हो रहा है बल्कि समूचे ताप कटिबंधों के ऊपर हो रहा है। इसलिए आप देखेंगे पहला गलत है। इसमें ओजोन परत का क्षरण ओजोन गैस की वायुमंडलीय गैसों से रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप ऑक्सीजन में बदलने से होता है। दूसरा ठीक है। ओजोन या ट्राई ऑक्सीजन O3 एक ट्राई एटॉमिक अणु है जो 3 ऑक्सीजन परमाणु से बना होता है। यह एक प्राकृतिक गैस है जिसका रासायनिक प्रतीक O3 है। तो इसमें आप देखेंगे सही पूछा है तो केवल 2 सही है, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक रहेगा। क्या लगा दोगे? बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सही कथनों की पहचान कीजिए तथा नीचे दी गए कूट की सहायता से उत्तर चुनना है। आपको क्या करना है? उत्तर चुनना है आपको। सही बताइए। तो आप देखिए भारतीय मृदा क्षारीय होने के कारण इस पर अम्लीय वर्षा का प्रभाव अधिक पड़ता है। दूसरा कह रहा है कि समुद्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के साथ सागरीय अम्लता में वृद्धि होती है जो प्लैंकटन की उत्पादकता को भी बढ़ाती है। तीसरा कह रहा है कि उच्च सागरीय अम्लता प्रवाल विरंजन का कारण बनती है। तो इसमें आप देखिए तीसरा ठीक है, पहला दूसरा गलत है। भारतीय मृदा सामान्यतः क्षारीय है इसलिए भारतीय मृदा पर अम्ल वर्षा का प्रभाव कम होता है। और चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि समुद्री अम्लता को बढ़ाती है, अधिक अम्लता प्लैंकटन के लिए हानिकारक है और प्लैंकटन की उत्पादकता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है जिससे अंततः मछलियों का उत्पादन प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है। तो इसमें आप देखेंगे पहला भी गलत था, दूसरा भी गलत था, लेकिन तीसरा आप देखते हैं कि बिल्कुल सही था और सही पूछा था। तो इसमें आप लोगों का क्या होगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन हमारे सामने पूछ रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं और उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि गलत इन तीनों में से आप लोगों को चुनना है। पहला इसमें आपसे कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हेलसिंकी प्रोटोकॉल के तहत सल्फर के उत्सर्जन में कमी का प्रयास किया जा रहा है। दूसरा कह रहा है कि समुद्री कार्बन डाइऑक्साइड के लिए एक भंडार ग्रह की तरह कार्य करता है। तीसरा कह रहा है कि सागरीय अम्लीकरण की घटना समुद्र द्वारा नाइट्रिक ऑक्साइड गैसों के अवशोषण तथा समुद्री जल के साथ प्रतिक्रिया के फलस्वरूप घटित होती है। सही नहीं है पूछा ना। तो इसमें आप देखेंगे सागरीय अम्लता की घटना समुद्र द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अवशोषण तथा समुद्री जल के साथ प्रतिक्रिया के फलस्वरूप घटित होती है। तो इसमें तीसरा तो बिल्कुल गलत होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हेलसिंकी प्रोटोकॉल के तहत सल्फर के उत्सर्जन में कमी का प्रयास किया जा रहा है। पहला ठीक है। समुद्र कार्बन डाइऑक्साइड के लिए एक भंडार ग्रह की तरह कार्य करता है। दूसरा भी सही है, लेकिन इसमें क्या पूछा है आपसे? सही नहीं है। तो केवल तीसरा सही नहीं है, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल हो जाएगा। इसमें क्या लगा दोगे? सी ऑप्शन लगा दोगे आप लोग। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अम्ल वर्षा का मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनना है। क्या सही उत्तर चुनना है? अम्लीय वर्षा के कारण नाक श्वसन पथ में असहजता उत्पन्न होती है। दूसरा कह रहा है कि अस्थमा श्वसन संबंधी बीमारियां हैं और तीसरा कह रहा है कि दीर्घकालिक ब्रांकाइटिस पल्मोनरी एम्फीसेमा एवं कैंसर आदि। अम्लीय वर्षा का मानव स्वास्थ्य पर कई प्रकार से प्रभाव पड़ता है। अम्लीय वर्षा से लोगों को दुर्गंध, दृश्यता की कमी, त्वचा, आंख, नाक, श्वसन पक्ष में असहजता, अस्थमा, श्वसन संबंधी परेशानियां जैसे सूखा कफ, सिर दर्द आदि समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कुछ प्रत्यक्ष प्रभाव भी होते हैं। दीर्घकालिक ब्रोंकाइटिस, पल्मोनरी एम्फीसेमा एवं कैंसर आदि। तो इसमें आप देखेंगे तीनों बिल्कुल सही है। इसमें पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है, तीसरा भी ठीक है, यानी कि इसमें क्या होगा आपका? डी ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि तीनों कथन डी में दिए गए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अम्लीय वर्षा के प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अम्लीय वर्षा के प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? सही कथन चुनना है आपको इसमें। उच्च तुंगता वाले वन अम्ल वर्षा के प्रति ज्यादा सुविध होते हैं। दूसरा कह रहा है मृदा से पोषक तत्वों की निच्छालन का प्रमुख कारण अम्लीय वर्षा है। तीसरा कह रहा है किसी खास वातावरण में किसी सूक्ष्म जीव की जातियों के प्रसार उत्पादन दर को पीएच निर्धारित करता है। क्या? पीएच निर्धारित करता है। चूंकि उच्च तुंगता वाले वन अम्ल से युक्त बादल और कोहरे से घिरे होते हैं जो अम्ल वर्षा से ज्यादा अम्लीय होते हैं, इसलिए उच्च तुंगता वाले वन अम्ल वर्षा के प्रति ज्यादा सुविध होते हैं। और अम्ल वर्षा के कारण मृदा की उत्पादकता में ह्रास होता है और अधिक अम्लता के कारण अम्ल वर्षा के हाइड्रोजन आयन एवं मृदा के पोषक धनायन या क्षार धनायन जैसे पोटेशियम और मैग्नीशियम के बीच आदान प्रदान होता है, जिसके कारण पोषक तत्वों का निच्छालन होता है एवं मिट्टी अनुर्वर हो जाती है। और निम्न मृदा पीएच मृदा के सूक्ष्म जीवों की संख्या में कमी लाता है और इन सूक्ष्म जीवों का कार मेट एवं विघटनकारी पत्तियों तथा वन भूमि के दूसरे कार्बनिक कचरों का अपघटन करता है। और किसी वातावरण में किसी सूक्ष्म जीव की जातियों के प्रसार और उत्पादन दर को पीएच निर्धारित करता है। पीएच माना आप लोग देखते रहते हैं ना, तो इसमें आप देखेंगे कि तीनों बिल्कुल सही है। पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है, तीसरा भी ठीक है, यानी कि तीनों कथन आपके बिल्कुल सही है। यानी कि आप देखेंगे डी ऑप्शन आप लोग लगा देंगे। डी ऑप्शन क्या कर दोगे? लगा दोगे। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, अम्ल वर्षा के हानिकारक प्रभावों के संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और 4 कथन दिए गए, उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है? अम्ल वर्षा के हानिकारक प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जल का पीएच मान 5 से कम होने पर मछलियां अपने अंडों को हैच नहीं कर पाती हैं। दूसरा कह रहा है कि अम्ल वर्षा पक्षी जैव विविधता के समाप्त होने का कारण बन सकती है। तीसरा कह रहा है कि अम्ल वर्षा से मेढक की प्रजाति संकटग्रस्त हो सकती है। और 4 कह रहा है कि अम्ल वर्षा में ऑस्मो रेगुलेशन में व्यवधान के कारण लवणीय जल का मछलियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो इसमें आप देखेंगे कि क्या मेढक भोजन के लिए मैफ्लाई पर अधिक निर्भर होती है और मैफ्लाई अधिक संवेदनशील होता है जो पीएच मान के 5 से कम होने पर मर जाते हैं। मेढक पीएच मान के 4 तक आसानी से जीवित रह लेते हैं, किंतु मैफ्लाई के मरने की वजह से ये संकटग्रस्त हो सकते हैं। अलवणीय मछली हेतु ऑस्मो रेगुलेशन को बनाए रखना जरूरी होता है, ना कि लवणीय मछलियों के लिए। और अम्ल वर्षा से ऑस्मो रेगुलेशन में व्यवधान पड़ता है जिससे ये मछलियां प्रभावित होती हैं। 4 बिल्कुल गलत है इसमें। कुछ पक्षियों को अपने अंडों को ठोस करने हेतु ज़्यादा कैल्शियम की आवश्यकता होती है, जिससे हेतु वे कैल्शियम से समृद्ध भोजन घोंघा आदि का भक्षण करते हैं। अम्लीय वर्षा द्वारा घोंघों की संख्या तीव्र गति से कम हो रही है, जो कि इन पक्षियों के जैव विविधता की समाप्त होने का कारण बन सकता है। तो इसमें 1 और 2 3 बिल्कुल सही है इसमें। और अम्ल वर्षा होती क्या है? अम्लीय वर्षा ये बार बार आप देख रहे हैं, वर्षा के जल का पीएच मान जब 5.6 से कम होता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। और अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रभावित होता है तो नदी के जल का पीएच मान कम हो जाता है। ऐसी नदी में जीवधारियों का रहना कठिन भी हो जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और अम्लीय वर्षा सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण होती है। अम्लीय वर्षा का परिणाम तब होता है जब सल्फर डाइऑक्साइड SO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx वायुमंडल में उत्सर्जित होता है और पवन और वायु धाराओं द्वारा ले जाता है। तो इसमें 1 2 3 सही है कथन। और आपसे क्या पूछा है? सही कथन पूछा है। तो इसमें आप लोगों ने क्या लगाया होगा? सी ऑप्शन हो जाएगा ना, 1 2 3 सही है। तो इसमें सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है इसमें। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये 11वां टेस्ट खत्म होता है। चलिए अगली क्लास में हम लोग अगला टेस्ट 12वां टेस्ट देखेंगे। और आपके कोई भी सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो, तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं। ठीक है।